हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं बीपीएससी एईडीओ का जो आप लोगों का एग्ज़ाम अब बहुत कम समय बच चुका है। मुझे लगता है अब गिने चुने जो है 3 से 4 दिनों का समय बचा हुआ है। और इसमें आप लोगों का जिनका भी पेपर पहले जो है दिन होने वाला है, यानी कि 14 और 15 अप्रैल, तो बिल्कुल आपके लिए मैंने जो है यहाँ पे तीनों जो पेपर हैं, जो आपका तीनों पेपर हैं, उनके क्वेश्चन मैंने लेकर आ गए हैं। और खास करके आपके जीके, मैथ, रीजनिंग, ये तीनों के क्वेश्चन ज़्यादातर मैंने रखा है। साथ में हिंदी के भी क्वेश्चन रखे हैं, इंग्लिश के भी क्वेश्चन रखे हैं, क्योंकि ये देखिए आपके तीनों ही पेपर में आपको बेहतर करना होगा। और ख़ास करके मैथ, रीजनिंग और जीके, इनमें आपको बेहतर करोगे तो ही सिलेक्शन होने वाला है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि बीपीएससी के नए पैटर्न पे जो अभी हाल फिलहाल में जो एग्ज़ाम हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग किस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है, बिल्कुल उसी के आधार पे। तो फटाफट से सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी मेरे दोस्त 14 और 15 अप्रैल को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो बिल्कुल इस क्लास को स्किप मत करिएगा। और कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेना है तो क्लास को अंत तक देखिएगा। चलिएगा पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न स्टार्ट करने से पहले सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को देख रहे हैं, बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो है अंतिम के लिए आप लोग समझ लो रामबाण ही आप कर रहे हो, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, कह रहा है कि सूक्ष्म सूक्ष्म शिक्षण चक्र की जो है मानक अवधि कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर पहला, आप देख लो, ये समझ लो कि आप पेपर में बैठे हो और आपके सामने ये प्रश्न आ जाते हैं, तो आप इनके राइट उत्तर क्या बताओगे, ठीक है। पेपर आप देख रहे हो, आप इनको सॉल्व करने की कोशिश करोगे। हर एक प्रश्न आप समझ लो कि पेपर में बैठे हो, आपके सामने है। तो सूक्ष्म शिक्षण चक्र की जो है मानक अवधि जो है आप लोग को याद रखना है, 36 मिनट होता है। ऑप्शन नंबर बी 36 मिनट जिन्होंने बताया है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है अधिगम अधिगम का जो है प्रयास और त्रुटि सिद्धांत किसके द्वारा जो है दिया गया था। अधिगम का प्रयास और त्रुटि सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है थर्न थर्नडाइक थर्नडाइक बिल्कुल राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी किसने दिया था, थर्नडाइक ने। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, परामर्श का मुख्य उद्देश्य क्या है। बताएंगे परामर्श का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 तीसरे नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं, बताने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल पेपर ऐसा ही आने वाला है, बिल्कुल इसमें कहीं से भी दो मत नहीं होने वाला है। परामर्श का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 तीसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, परामर्श का आज मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जिन्होंने बताया है कि यहाँ पे छात्र की समस्याओं का जो है समाधान करने में उसकी जो है सहायता करना, बिल्कुल राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बिहार का कौन सा जिला भूटान की सीमा के सबसे जो है करीब है। बताइएगा कि बिहार का कौन सा जिला है जो आपका भूटान की जो है सीमा के सबसे करीब है। अर्थात भूटान के पास कौन सा बिहार का जिला है। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं किशनगंज, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने ए को चुना है उनके बिल्कुल
राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, बिहार में बलसुंदरी, ताल और करैल शब्द किसके प्रकार हैं? बिहार में बलसुंदरी, कमा, ताल और करैल शब्द किसके प्रकार हैं? क्वेश्चन नंबर 5 के राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लगता है आपको? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं ये मिट्टी के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बरौनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेना है तो हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। बरौनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट उत्तर यहाँ पे तृतीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने सी को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, 250 मीटर लंबी एक ट्रेन 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकेंड में पार करती है। ट्रेन की गति क्या है? क्वेश्चन नंबर 7वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 ये गणित का प्रश्न है। अब यहाँ पे आप लोग फंसते हो। देखिए, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर आप देखोगे तो ये अगर प्लेटफॉर्म हो जाता है, ठीक है, तो प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या होती है? ट्रेन चलती है, ठीक है। तो ये अगर पार करना है प्लेटफॉर्म को तो ट्रेन पूरा अपना दूरी पार करेगा, अर्थात ट्रेन पूरा का पूरा पार हो जाएगा तब जाके प्लेटफॉर्म पार होगा। अर्थात अगर दूरी देखोगे तो ये जो प्लेटफॉर्म है और ये जो ट्रेन है दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो टोटल दूरी पार होना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्रेन की गति बताना है कि ट्रेन की स्पीड क्या है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे टोटल लंबाई कितना है प्लेटफॉर्म की, ट्रेन की दिया है 250 प्लस प्लेटफॉर्म 350, तो ये हो गया टोटल दूरी और समय कितना लग रहा है? 30 सेकेंड। तो ये होता है स्पीड बराबर गति बराबर दूरी बटा समय। आप जोड़ लो तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 50 और ये 50, ये हो जाएगा 400 200 600 बटा 30। ये कट जाएगा आपका कितने मरते में? 30 दूना 60, 20 मीटर पर सेकेंड। ये किस में आया है? देखिए ये मीटर पर सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड, पर यहाँ पे उत्तर आपको किस में दिया है? किलोमीटर पर सेकेंड। तो 20 गुणे ये कर लीजिएगा 18 बटा 5 से गुणा, 5 के पहाड़ में 4, 18 चौका 72 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में टीच को जो है ये लिखा जाता है तो लर्न को जो है क्या लिखा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ चुके हैं और 8वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्या लगता है आपको इस प्रश्न का राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। सभी लोगों के राइट उत्तर आना चाहिए। जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है TEACH, टीच हो गया। यहाँ पे टी होता है 20 पे, ई होता है 5 पे, ए होता है 1 पे, सी होता है 3 पे और यहाँ पे एच होता है 8 पे। यही तो होता है, बिल्कुल यही होता है। अब बिल्कुल आप यही लॉजिक से इसको सॉल्व कर लो। एल होता है 12 पे, ई होता है 5 पे,
ए होता है 1 पे, आर होता है 18 पे, एन होता है 14 पे। अब ये कहाँ पे दिया गया है आप देख लो। ऑप्शन नंबर ए वाला ही बिल्कुल सिंपल सा है, आपको कोड याद था तो बहुत कम समय में इस प्रश्न के राइट उत्तर के साथ जा सकते थे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 125 और 94 विभाजित करने पर क्रमशः 1 और 4 शेष बचता है। क्वेश्चन नंबर 9। 9वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए। आपके राइट उत्तर आने चाहिए फटाफट से। क्या लगता है, बताएंगे सभी लोग? आप समझोगे यहाँ पे सबसे पहले, इसने कहा है 125 और आपको दिया है 94। कर इसमें अगर विभाजित करोगे किसी संख्या से तो एक शेष बच जाएगा, तो हम क्या करते हैं, एक शेष बचता है तो हम एक माइनस कर लेंगे, अर्थात इसमें पूरा पूरा भाग लग जाएगा, 124 हो जाएगा। 25 में से एक माइनस कर लो, यहाँ पे कितना शेष बचेगा, 4, तो हम 4 माइनस कर लेंगे, अर्थात वो 90 हो जाएगा संख्या जिसमें पूरा पूरा भाग लग जाएगा। अब देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या, आपने पढ़ा होगा बड़ी से बड़ी संख्या जब भी आ जाए जिंदगी में तो इसके लिए हम क्या निकालते हैं, HCF, और छोटी से छोटी संख्या के लिए हम निकालते हैं LCM। आपने बेहतर तरीके से पढ़ा होगा। तो अब इन दोनों का LCM निकाल लो, 124 और यहाँ पे 90 कर लेना, और आपको मालूम है कि सॉरी 90 यहाँ पे और 124 भीतर आएगा ना, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे ना, 124 आप भाग दे देना यहाँ से और माइनस कर लेना, 4 और 3 34, यहाँ पे आ जाएगा 90, फिर 2 मर्त में आप इस तरीके से करते हो ना तो कितना आ जाएगा, 34। कितना होता है आप लोगों का यहाँ पे, कितना मर्त में जाएगा, ये आपका 31। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। इसका एलसीएम कितना आएगा, जो है आपका 31। 31 जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, बताएंगे सभी लोग? सभी लोग बताएंगे यहाँ पे, बताइएगा। तो रक्त का थक्का जमाने में कौन होता है, विटामिन के। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस कौन सी है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस कौन सी है। क्वेश्चन आपके सामने 11वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ चुके हैं, और जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे 11वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बता रहे हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। क्या पूछा गया है, पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ चुके हैं, और एक बार सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि क्लास को यार शेयर कर लो, अपने दोस्तों के पास क्लास को एक बार शेयर कर दो। तो जिन बताया यहाँ पे एपी एजी एजी टॉन्सले, एजी टॉन्सले आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अनन्य शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। अनन्य शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होने वाला है, बताएंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है।
जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे तो आसानी से आप समझोगे। अ, अनन्य में यहाँ पे आधा ना है, ठीक है। तो जब इसको सोल्व करोगे तो ये तो पहले हो जाएगा अन्न प्लस अन्य, अन्य प्लस अन्य हो जाएगा, अर्थात आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अंगारों अंगारों पर लौटना, लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है? अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 14। 14वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। अंगारों पर लौटना जिन्होंने बताया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, दुख सहना या ईर्ष्या से जलना, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, शुद्ध वाक्य का चयन करें, शुद्ध वाक्य का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 15। 15वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 15, शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो जिन्होंने बताया है सीता ने गाना गाया, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सीता ने गाना गाया। सीता ने गाना गाया बिल्कुल शुद्ध वाक्य था। अगला प्रश्न आपके सामने है, ई संबंधन पोर्टल का उपयोग बिहार में मुख्य रूप से किस कार्य के लिए किया जा रहा है? ई संबंधन पोर्टल का उपयोग बिहार में मुख्य रूप से किस कार्य के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16, 16वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 16वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर, निजी विद्यालयों के ऑनलाइन प्रस्वीकृत के लिए, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो है अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है? बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है? क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आप लोग को बताना है यहाँ पे अनुच्छेद 21A। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ऑपरेशन कायाकल्प का जो है प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑपरेशन कायाकल्प का जो है प्राथमिक उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 18, ऑपरेशन कायाकल्प का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जो है सरकारी स्कूलों में बुनियादी संरचना का जो है कायाकल्प करना, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि समावेशी कक्षा में एक जो है शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? समावेशी कक्षा में एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 19। 19वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। समावेशी कक्षा में एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? तो जिनने बताया यहाँ पे कि जो है प्रत्येक बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार सीखने की अवसर प्रदान करना, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बिहार में मिशन दक्ष के तहत एक शिक्षक अधिकतम कितने बच्चों को गोद ले सकता है? क्वेश्चन नंबर 20। बिहार में मिशन दक्ष के तहत एक शिक्षक अधिकतम कितने बच्चों को गोद ले सकता है?
बताएंगे सभी लोग? बताएंगे सभी लोग? तो जिनने बताया है 5, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है? बिहार के किस जिले में राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 21। 21वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 21। 21वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है राजगीर, नालंदा, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, डिजिटल इंडिया अवार्ड 2025 में बिहार के किस जो है विभाग को प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 22। 22वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2025 में बिहार के किस विभाग को प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे शिक्षा विभाग, बिल्कुल राइट उत्तर है शिक्षा विभाग। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बिहार में चतुर्थ कृषि रोड मैप का मुख्य फोकस क्या है? बिहार में चतुर्थ कृषि रोड मैप का मुख्य फोकस क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 पे आ चुके हैं, बताएंगे सभी लोग। 23वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि डिजिटल डिजिटल कृषि और दलहन तिलहन उत्पादन, बिल्कुल राइट उत्तर है। डिजिटल कृषि और दलहन तिलहन उत्पादन, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पटना मेट्रो के पहले चरण के परिचालन का लक्ष्य किस वर्ष तक जो है रखा गया है? पटना में मेट्रो के पहले चरण के परिचालन का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? क्वेश्चन नंबर 24। 24वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। 2000 जो है 26 तक, ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि हाल ही में चर्चा में रहा अमियवा जल विद्युत परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? हाल ही में चर्चा में रहा अमियवा जल विद्युत परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 25। 25वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है रोहतास, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि यदि ए का अर्थ प्लस, बी का अर्थ माइनस, सी का अर्थ गुणा और डी का अर्थ भाग हो तो इसका जो है मान ज्ञात करें। बताइएगा, ये जो है रीजनिंग का प्रश्न है, सॉल्व करने की कोशिश करें। कंडीशन आपको ऊपर बता दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग इस प्रश्न के राइट उत्तर पे आप लोगों को जाना है। सबसे पहले देखिए लिखा है 16, तो लिखिए 16। सी का अर्थ क्या है? सी का अर्थ यहाँ पे गुणा है तो गुणे लिखिए, और फिर लिखिए 4। फिर ए का अर्थ है प्लस तो प्लस लिखिए 10। फिर बी का अर्थ है माइनस तो माइनस रखिए 5। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, यहाँ से 16 चौका 64 प्लस यहाँ पे 10 फिर माइनस के 5, 64 10 74, 74 में से 5 घटा दो कितना होता है? 69। ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने भी बी को चुना है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, वह मेरी माँ की इकलौती बेटी का उसकी उस महिला का उस पुरुष से क्या संबंध है? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है, तो बिल्कुल ही आप सिंपल तरीके से समझोगे तो ये प्रश्न आपके लिए इजी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, आप खुद को समझो कि आप वह महिला हो जो कह रहे हो, एक पुरुष के बारे में कह रहे हो, ठीक है। वह मेरी माँ की इकलौती बेटी का पति है। वह जो ये पुरुष जो है, ये जो महिला है, इसके माँ की इकलौती बेटी, ये जो है
इसकी माँ है, इनकी इकलौती बेटी, ये खुद अपने आप को कह रही है बेटी, अपनी माँ की इकलौती बेटी यही है। इसका ये कौन है? पति है भाई साहब, पति है। यानी इन दोनों का शादी, उस महिला का इस पुरुष से क्या संबंध है? तो पुरुष की ये महिला कौन है भाई साहब? पूछ तो रहा है, ये तो कौन लगेगी? पत्नी लगेगी। पुरुष पति है तो पत्नी ये हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल तरीका है, मुझे लगता है आसानी से क्लियर हो गया होगा आपका। अगला प्रश्न आपके सामने है कि यदि x प्लस वाई बराबर 15, x माइनस वाई बराबर 3, तो एक्स वाई का मान क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 28। 28वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 28, 28वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा कि लिखा हुआ है x प्लस वाई इजकल टू 15, फिर लिख रहा है x माइनस वाई इजकल टू 3। तो यहाँ से x y का वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले इन दोनों को जोड़ दो। तो x प्लस में और दोनों ही x प्लस में, तो ये तो हो जाएगा 2x, और एक y प्लस में एक माइनस में, ये कट जाएगा। 15 और 3 जोड़ोगे 18 हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे, ये हो जाएगा 9। अब x का मान यहाँ पे रख दो पहले वाले समीकरण में, तो ये हो जाएगा 9 प्लस वाई प्लस 15। तो y का वैल्यू निकालोगे यहाँ से, तो ये जो 9 है इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। इसने कहा है कि x और y का वैल्यू निकालो। x का वैल्यू 9, y का वैल्यू 6, 9 छक्का 54। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने बताया है बिल्कुल राइट उत्तर है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु 900 में खरीदा और 10% की हानि पर बेच दी। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19। 19वें नंबर प्रश्न के 29वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ चुके हैं। क्या लगता है आपको? सबसे पहले आपको समझ में आनी चाहिए यहाँ पे कि अगर आपके पास 100 रुपया है, तो अगर आप उसे 10% की हानि पर बेचोगे, अर्थात उसे 90 रुपया में बेच रहे हो, 100 रुपये का सामान 90 में बेच रहे हो, तो आपको यहाँ पे 10% की हानि होगी। उसने कहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य, अर्थात कीने थे तो हम 100 रुपये में बेच रहे हैं 90 में, तो हमें 100 वाली वस्तु पता करना है। तो हमें तो 900 रुपया था और 100 रुपये में खरीदे हुए हैं और 90 में बेच रहे हैं, तो 90 नीचे रखेंगे, 100 ऊपर, 90 का में 90, 100 में 10 से गुणा करेंगे, 1000 रुपया जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। इसने क्या क्या है, एक वस्तु ने एक दुकानदार ने एक वस्तु को 900 रुपये में खरीदी और यहाँ पे देखिएगा हानि पे बेचा हुआ है भाई साहब। वस्तु का विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिएगा विक्रय मूल्य हम लोग क्या ज्ञात कर लिए थे? क्रय मूल्य। इसने कहा है विक्रय मूल्य ज्ञात करो। अगर 100 रुपया वाला है तो 90 रुपया वाला हमें चीज निकालना है, तो 90/100 हो जाएगा। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो, 9 9 81, 810 रुपया जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद क्या होगा? जो श्रृंखला दिया गया है इसमें जो है हमें अगला पद बताना है। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पे देखो ए के बाद सी, अर्थात बी को छोड़ दिया है, यहाँ पे बी को नहीं लिखा है, सी के बाद डी को छोड़ दिया, ई लिखा है, ई के बाद एफ को छोड़ दिया है, जी लिखा है, तो जी के बाद एच को छोड़ दो और यहाँ पे लिख लो जे। आपका क्या हो जाएगा? जे। जी के बाद एच छोड़ेंगे तो आई आता है ना, आई आएगा ना, आई। आई ये वाला तो बिल्कुल गलत। इसके आगे चलो, जेड के बाद एक्स, एक्स के पहले भी के पहले टी, हर बार यहाँ पे भी एक एक अक्षर, तो टी से पहले क्या हो जाएगा? आर, एक एक अक्षर छोड़ देंगे हम लोग भी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि अन्वय का सही संधि विच्छेद, अन्वय लिखा है, अन्वय का सही संधि विच्छेद, आधा न है यहाँ पे आप देखोगे, तो आधा न को लिखेंगे अनु प्लस एओ, अनु प्लस एओ, अनु प्लस अय होगा ना, अनु प्लस अय है, यह है ना लास्ट में, तो अनु प्लस अय। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। यथा साध्य का में कौन सा समास है? यथा साध्य में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 32, 32वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। यथा साध्य में
कौन सा समास है? जिनने बताया है अव्ययी भाव समास, क्योंकि यथा में जो है उपसर्ग लगा हुआ है, तो बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है विद्वान का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? विद्वान का स्त्रीलिंग रूप क्या होने वाला है? तो विद्वान का स्त्रीलिंग रूप होगा विदुषी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अरण्य रोदन मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अरण्य रोदन का अर्थ जो है आप लोगों को याद रखना है व्यर्थ का प्रयास। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द, जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द क्या होता है? सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो उसके बोलते हैं सर्वज्ञ। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो अंतिम के लिए आपके लिए रामबाण प्रश्न हम ला रहे हैं सुबह शाम, बिल्कुल उन क्लासेस को स्किप मत करिए और आप क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।